नमस्कार मित्रों, मैं सवय सिंह खेजल्ला से आपका आर के पैराडाइज एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ जो ऑनलाइन वीडियो लेके आए हैं वो आपके कक्षा दशम का जो सामाजिक अध्ययन का पेपर पेंडिंग रखा गया है उसमें से कुछ चैप्टर हिस्ट्री के भी आए हुए हैं। उनके तहत आज हम अपना पहला लेसन यहाँ से क्लियर करने जा रहे हैं जो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से लिया गया है, जिसका नाम है महाजनपदकालीन भारत। महाजनपदकालीन भारत, जिससे बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड के अंदर पुट होते हैं, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, आज का चैप्टर है अपना महाजनपदकालीन भारत। इसका जो समय बताया जाता है वो बताया जाता है 600 ईसा पूर्व से लगाकर 340 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व से लगाकर 340 ईसा पूर्व तक का समय है हमें महाजनपदकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। ये जो महाजनपदकालीन है, इस समय अवधि के अंदर प्रमुख धर्मों का भी उत्थान हुआ, जिनमें हम कह सकते हैं जैन धर्म और साथ ही बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भी अपने महाजनपदकालीन भारत के अंदर हुआ। और यहाँ से अपने लिए सबसे पहले जो सवाल पुट होता है वो ये होता है कि जनपद की वास्तविक परिभाषा क्या बताई जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि जनपद किसे कहते हैं। जनपद सुनिए, आप अपनी आम भाषा के अंदर मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा भूखंड जहां कोई जन, ऐसा भूखंड जहां कोई जन, अब जन में कुल भी आ सकती है, जाति भी आ सकती है, लोग भी आ सकता है। ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पांव रखता है तथा वहीं पर बस जाता है, उसे जनपद कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जनपद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इनका जिक्र हमें भारतीय इतिहास के किन ऐतिहासिक स्रोत में पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनपदों का जिक्र हमें जैनी ग्रंथ भगवती सूत्र में पढ़ने को मिलता है। फुल डिटेल इसमें पढ़ने को मिलती नहीं है, लेकिन बौद्ध साहित्य जो है, जिन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, और इसमें शुद्ध पिटक के 5 निकाय, जिनमें दीर्घ निकाय, अगुंतर निकाय, खुंदक निकाय, मंजिकम निकाय, इनमें से एक निकाय अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की डिटेल पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई है, समझाई गई है, और इनका सविस्तार वर्णन हमें अगुंतर निकाय के अंदर पढ़ने को मिलता है। जैसा कि आपको ज्ञात है, बोर्ड के अंतर्गत इससे कैसे सवाल बनते हैं, तो मैं ये भी बता देता हूं कि महाजनपद काल से ये सवाल पुट होता है कि अमुक एक महाजनपद की राजधानी बताइए, या महाजनपद काल में सर्वाधिक जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जैसे मगध, तो मगध के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दीजिए। ऐसे सवाल यहाँ पर पुट होते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपने लिए ये बनता है कि महाजनपदकालीन भारत के दौरान यहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें हमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। और इनमें से अपने लिए ये भी सवाल पुट होता है कि जनपदकालीन भारत के प्रमुख 5 किन्हीं गण राज्यों के नाम लिखिए, जाति सहित या शासकीय जाति सहित। तो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रमुख महाजनपद और उनकी राजधानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी बताई जाती है विराटनगर, और विराटनगर जिसे महाभारत काल में बेराट के नाम से भी जाना जाता है, और बेराट जहां से सम्राट अशोक का बाबरू का शिलालेख भी मिला। और ये जो एरिया बताया जाता है, क्षेत्र बताया जाता है विराटनगर या बेराट, ये आपके जयपुर के इर्द गिर्द बताया जाता है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी यहाँ पर बताई जाती है आपके विराटनगर। फिर हम बात करते हैं मगध महासाम्राज्य की।
मगध महासाम्राज्य की सबसे प्रारंभिक प्रथम जो राजधानी बताई जाती है, ये बताई जाती है आपकी ग्रीवज, और दूसरी जो राजधानी बनी है उसे कहा जाता है राजगृह। मैंने यहाँ पर आपके एक मैप भी पुट किया है, इसमें मैंने आपको स्थिति समझाई है कि मगध महाजनपद कहाँ पड़ता था। तो मगध महाजनपद ये बिहार के क्षेत्र पर अवस्थित था। जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि मगध महासाम्राज्य सबसे शक्तिशाली महासाम्राज्य था, और मगध की राजधानी सबसे प्रारंभिक जो राजधानी बताई मैंने गिरिवज्र, और दूसरी राजधानी बताई जाती है राजगृह। मगध महासाम्राज्य जिसने महाजनपद काल में 4 से 5 महाजनपदों को अपने क्षेत्र का हिस्सा बना लिया अपनी शक्तिशाली स्थिति के दौरान। अब मगध महासाम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों था, तो सुनिए कि मगध जिसका क्षेत्रीय जो भौगोलिक परिवेश है वो बहुत ही मजबूत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, बढ़िया सी जंगल थे हाथियों के लिए और हस्ती सेना के लिए, और खनिज धन संपदा में भी मगध उत्कृष्ट स्थिति में था, जिसके कारण ये सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। अब हम बात करते हैं तीसरे महाजनपद की। तीसरा महाजनपद यहाँ पर बताया जाता है आपके काशी। काशी महाजनपद जिसकी राजधानी बताया जाता है वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है और वाराणसी 80 नदियों के किनारे स्थित होने के कारण इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। एक सवाल ये भी उठता है कि विश्व में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो उसका नाम है वाराणसी। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4, कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद जो आपके यूपी के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर अवस्थित था, इसकी राजधानी समय समय के साथ में बदली गई है। जैसा कि रामायण काल के अंदर इसकी राजधानी बताई जाती है अयोध्या, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता था, और बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय इसकी राजधानी बताई जाती है श्रावस्ती, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। कौशल महाजनपद जहां पर जो वंश पनपा उसे रघुवंश के नाम से जाना जाता है, और रघुवंश में रघुराम, दशरथ और दिलीप नाम के प्रमुख राजा हुए जो रघुवंश के नाम से जाने गए थे। अगले महाजनपद के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अंग। अंग जो क्षेत्र है ये बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। यहाँ से एक चंपा नामक नदी गुजरती थी जो कालांतर में इसकी राजधानी बन गई। चंपा का जो भौगोलिक परिवेश या विस्तृत क्षेत्र है वही अंग की राजधानी बन गया। महाभारत काल में अंग सम्राट कर्ण हुए जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए थे यहाँ के। अब हम बात करते हैं छठे महाजनपद की। छठे महाजनपद में आता है वज्जी। वज्जी ये गणराज्यों का एक महासंघ भी था। प्रारंभ में इसकी राजधानी बताई जाती है वैशाली, और वैशाली की एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रसिद्ध हुई थी जिसे कहा जाता है आम्रपाली। उसके बाद में इसकी राजधानी बदली, सबसे प्रारंभिक राजधानी इसकी मिथिला बनी, और उसके बाद में विदय इसकी राजधानी बनाई गई। अब हम बात करते हैं पूर्व में स्थित यहाँ महाजनपद जिसे मल्ल के नाम से जाना जाता था। मल्ल एक शक्तिशाली गणराज्य था। इसकी उत्तरी क्षेत्र की राजधानी पावापुरी और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी कुशीनारा के नाम से जाना जाता है। पावापुरी को अपने को कैसे याद रखा जाता है, बहुत अच्छे से सवाल पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ, तो हमें लिखना है कुशीनारा। और अगर पूछा जाए महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ, तो आता है नाम पावापुरी। मल्ल यहाँ के जो लोग हैं युद्ध और शौर्य के लिए जाने जाते थे और मल्ल युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं हम। अगले महाजनपद का नाम है चेदी। सवाल पूछा जा सकता है कि चेदी महाजनपद की राजधानी बताइए। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, जिसे सोतवती के नाम से भी जाना जाता है, और ये बुंदेलखंड के पूर्व में था जिसे चेदी के नाम से जाना जाता है। चेदी का एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसे शिशुपाल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले महाजनपद का नाम है वत्स।
वस्त की राजधानी बताई जाती है कौशाम्बी। कौशाम्बी प्राचीन काल में अपने विख्यात घोड़ों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसे कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, 10वें नंबर पर अपना जो महाजनपद आता है उसे कुरु महाजनपद के नाम से जाना जाता है। कुरु महाजनपद जो है ये महाभारत काल का प्रसिद्ध एक जगह बताया जाता है, क्षेत्र बताया जाता है। इसकी राजधानी बताई जाती है इंद्रप्रस्थ। इंद्र भगवान श्री इंद्र जो देवताओं के राजा थे, इंद्र के द्वारा बसाने के कारण, सेटल्ड करने के कारण इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। और इंद्रप्रस्थ का ही अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम बताया जाता है खांडवप्रस्थ। इसका नाम खांडवप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, जो पांडवों के हिस्से में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगले महाजनपद का नाम जिसे पांचाल के नाम से जाना जाता है। पांचाल जिसकी उत्तरी राजधानी अहिच्छत्रपुर और दक्षिणी राजधानी के नाम से जानी जाता है कांपिल्य। और ये जो पांचाल है, महाभारत काल के अंदर पांचाल का एक प्रसिद्ध राजा हुआ था जिसे द्रुपद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शूरसेन। 12वां महाजनपद हम पढ़ने जा रहे हैं। शूरसेन की राजधानी बताई जाती है मथुरा, और मथुरा को यूनानी साहित्यों के अंदर मैथुरा के नाम से भी जाना जाता है। और शूरसेन को यूनानी साहित्यों में शूरसेनोई के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शूरसेन की राजधानी मथुरा बताई जाती है, मथुरा के अंदर महाभारत काल के बाद में यहाँ यदु वंश के शासकों ने शासन किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13वें महाजनपद के बारे में। तो 13वां महाजनपद है अश्मक। अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जिसकी राजधानी पोतली या पोदन के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस बृहत्तर भारत के इस क्षेत्र में पड़ने वाले महाजनपद का नाम, जिसे अवंती के नाम से जाना जाता है। अवंती जिसकी 2 राजधानियां बताई जाती हैं। एक का नाम उज्जैन और दूसरे का नाम बताया जाता है आपके महिष्मती। उज्जैन ये धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में हम यहाँ उत्तर और पश्चिम क्षेत्र के दरमियान जो आने वाला महाजनपद जिसे गांधार के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गांधार महाजनपद जो आपके अफगानिस्तान क्षेत्र पर विस्तृत था। गांधार महाजनपद की राजधानी बताई जाती है तक्षशिला। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो तक्षशिला का जो क्षेत्र बताया जाता है, तक्षशिला नाम करके विश्व के प्रसिद्ध भारत की ऐतिहासिक सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय बताया जाता है वह तक्षशिला था। अगर बात करें हम रामायण के रघुवंश की, तो रघुवंश के अंदर भरत के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला को बसाया था। अब हम बात करते हैं कंबोज। कंबोज जिसकी राजधानियां 2 बताई जाती हैं, एक का नाम राजपुर और दूसरे का नाम बताया जाता है हाटक। कंबोज उत्तरी भारत में पड़ने वाला एक महाजनपद था। बात करते हैं जनपदकालीन शासन व्यवस्था। जनपदकालीन शासन व्यवस्था जिसमें 16 महाजनपदों में से अधिकतर जो शासन प्रणाली देखने को मिलती थी, 8 से 10 जो साम्राज्य थे वो राजतंत्रात्मक को फॉलो करते थे, और इसके अलावा 7 से 8 जो राज्य थे वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को बिलोंग करते थे। अब सवाल तीसरा जो बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जिससे 4 नंबर अर्जित किए जा सकते हैं, वह है आपके प्रमुख गणराज्य। गणराज्यों से संबंधित सवाल भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर महाजनपदकालीन प्रमुख गणराज्य और उनसे संबंधित शासकीय जाति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चैप्टर दिया है, तो समझते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो है यहाँ पर शासन करने वाली जाति का नाम भी पूछा जा सकता है। तो कपिलवस्तु गणराज्य में जो शासन करने वाली जाति थी उसे शाक्य के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं रामग्राम।
रामग्राम के अंदर जो शासक की जाति थी उसे कोल्ली जाति के नाम से जाना जाता है। तीसरी ऐतिहासिक जो जाति है भाई जिसने शासन किया, बड़े पैमाने पर बड़े समय शासन काल तक शासन किया, उसे मौर्य शासन काल के नाम से जाना जाता है। मौर्य जिनकी प्रारंभिक क्षेत्र विस्तार पिपली वन बताया जाता, अर्थात पिपली वन के मौर्य। फिर बात करते हैं वैशाली। वैशाली में जो शासन करने वाली जाति है उसे लिच्छवी के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं हम पावा। पावा में जो शासन करने वाली जाति है वो मल्ल के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने प्रारंभिक रूप में बताया था। मल्ल लोग युद्ध वीरता के लिए जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं कुशीनारा। कुशीनारा के भी मल्ल प्रसिद्ध हुए जो शासक की जाति बताई जाती है। अब हम बात करते हैं केशुपुत्र। केशुपुत्र के काला और अंत में अंतिम गणराज्य यहाँ पर मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिथिला। और मिथिला की जो शासक की जाति बताई जाती है उसे कहा जाता है विदे। पहला जो अपना यूनिट है, यूनिट लेसन नंबर 1, जो प्रारंभ से स्वर्णिम युग तक का भारत के इतिहास में पढ़ने को मिलता, प्राचीन भारतीय इतिहास से, इसमें अपना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका नाम है द डायनेस्टी ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख वंशों के बारे में जानकारी। तो भारत के प्रमुख वंश जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम तो थोड़ा सा इसकी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो इसमें नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो एक वंश हमने यहाँ पर क्लियरेंस कर ली है जिसमें मौर्य वंश के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले ली, वैसे विस्तृत तौर पर हम इसको पढ़ेंगे। नंबर 2, दूसरा जो वंश यहाँ पर अपने सिलेबस में आया हुआ है उसका नाम है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक का नाम, तो शुंग वंश के संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग। नंबर 3, तीसरा जो वंश हम पढ़ेंगे जिसे द गोल्डन टाइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है, गुप्त डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक बताया जाता है उसे कहा जाता है श्रीगुप्त। वैसे इसका वास्तविक जो संस्थापक बताया जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम बताया जाता है। नंबर 4, गुप्त वंश के बाद में अगला जो वंश हमें पढ़ने को मिलेगा वो है आपके वर्धन वंश। वर्धन वंश का जो परम प्रतापी प्रारंभिक शासक हुआ उसका नाम पुष्यभूति, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो बताया जाता है उसका नाम है हर्षवर्धन। नंबर 4, चौथा जो वंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार के अंदर वंश के स्थापना करने के अंदर दो सिचुएशन आ जाती हैं। राजस्थान के मंडोर क्षेत्र से जो इस वंश का स्थापना करता था उसका नाम था हरिश्चंद्र, और भीनमाल क्षेत्र के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला था नागभट्ट प्रथम। ये छोटे छोटे सवाल पुट होकर आ सकते हैं, अपने को एक नंबर भी लीप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। नंबर 5, 6 नंबर, 6वां जो साम्राज्य हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शातवाहन वंश। शातवाहन वंश का जो संस्थापक बताया जाता है वह है आपके गौतमी पुत्र शातकर्णी, शिमुख। नंबर 7, शातवां जो वंश है उसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक बताया जाता है वो है आपके दंतीदुर्ग। थैंक यू वेरी मच।